5, 4, 3, 2. नमस्कार आप सभी को। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं इंग्लिश का, और वो है बेसिक इंग्लिश का, और वो है टेंस। हर एक आदमी सोचता है हमें टेंस नहीं आता, हमें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन माँ जी बोल रहा हूँ, इंग्लिश अगर सीखनी है तो सबसे पहले टेंस सीखो, और अगर टेंस सीखना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सीखो और उसकी मेन वर्ब सीखो। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पता चल जाएगा, ऑटोमेटिकली आप टेंस सीख जाओगे। देखो अपन आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टेंस, और टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। देखो एक वर्ड होता है टेंस और एक होता है टाइम। टेंस और टाइम दोनों एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? मैं आज आपको एक्सप्लेन कर दूं। टेंस और टाइम अर्थ तो समान सा निकलता, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। टेंस एक प्रकार से नियम कायदे, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वो होता है टेंस। यानी टेंस किसे कहते हैं? अंग्रेजी व्याकरण के, इंग्लिश ग्रामर के नियम कायदे ही टेंस कहलाते हैं। और टाइम तो आप समझते हो ही कि समय को टाइम ही कहते हैं। लेकिन अब देखो इसमें क्या, जैसे मान लो एक सेंटेंस मैंने लिख दूं, इट इज गोइंग टू बी रेन। एक सेंटेंस है इंग्लिश में, इट इज गोइंग टू बी रेन, कि वर्षा होने जा रही है। अब देखो एक हिंदी का वाक्य है, वर्षा होने जा रही है, वर्षा होने जा रही है। अब इसमें दो चीज देखो, रही है प्रेजेंट टेंस अकॉर्डिंग द टेंस के आधार पर अगर देखते हैं तो रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, गोइंग लगा दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इज गोइंग लगा दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। लेकिन इसके समय की अगर बात करें तो देखेंगे वर्षा होने जा रही है, क्या वर्तमान में वर्षा हो रही है? नहीं हो रही, बस होने वाली है थोड़ी देर में। यानी वो समय तो हो गया फ्यूचर का, और टेंस है प्रेजेंट का। बस टेंस और टाइम में इतना फर्क आता है। आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ये टेंस जानने से पहले हम थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि सेंटेंस क्या हो, कितने प्रकार के होते हैं, एक सेंटेंस होता क्या है। देखो सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस हम लिखेंगे द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक complete and meaningful sense। ये क्या हो गया? सेंटेंस, कॉल्ड सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस किसे कहते हैं? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस कॉल्ड सेंटेंस। यानी कहने का मतलब है कि जिस दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम सेंटेंस कहते हैं, यानी वाक्य कहते हैं। अब सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस एक तो होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हमेशा एक कथनात्मक वाक्य होता है, किसी के द्वारा कहा गया कथन, वो सिंपल सेंटेंस होता है। एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब देखो सिंपल सेंटेंस कोई अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। यानी कि साधारण सी बात हो अगर कोई किसी ने कही हो तो वो हो जाता है सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस का जो वर्ड स्ट्रक्चर होता है, वर्ड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो वर्ड, जो सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो एक स्ट्रक्चर बना होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है सूत्र, कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा या कुछ और आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या क्या आएंगे। तो वो एक फिक्स नियम बने हुए हैं कि उसके बाद यही आते रहेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति के द्वारा या जो कोई कार्य करता है, वो कार्य कौन करता है? वो कर्ता। यानी जैसे मान लो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। अब कोई पूछे कौन पढ़ा रहा है? मैं। तो मैं क्या हुआ? कर्ता। यानी कोई भी कार्य करता है ना, वो करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। फिर है हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। देखो हेल्पिंग वर्ब टेंस पर निर्भर करती है और इसी हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है ना, ये वाक्य कौन से टेंस का है। किससे पता चलेगा? हेल्पिंग वर्ब से। और हर टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। फिर है मैन वर्ब। मैन वर्ब कहते हैं मुख्य क्रिया को, यानी जो सब्जेक्ट है, जो करता है, जो काम करने वाला है, उसका मुख्य काम क्या है। जैसे मालूम मैं अभी प्रेजेंट में करता हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टीचिंग करा रहा हूँ, तो हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो टीचिंग लिखेंगे। फिर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म की क्या क्या कार्य कर रहा है ये, तो वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट में। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो सेंटेंस होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एक वो सेंटेंस होता है जो WH वर्ड से शुरू होता है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब से कौन सा सेंटेंस शुरू होता है। देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस पूरी तरह से हिंदी के वाक्यों पर निर्भर करता है। अब देखो हिंदी के वाक्यों में कैसे, हिंदी के वाक्य जैसे अगर किसी शब्द के पहले ही कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट करते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक हिंदी का वाक्य मैं बोलता हूं, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, तो ये जो क्या शब्द है वो हिंदी के वाक्यों के पहले ही आ गया। जब हिंदी के वाक्यों के पहले आ गया तो उस वाक्य के आधार पर, उस वाक्य के लास्ट के शब्दांश के आधार पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया जाएगा। क्या तुम मुझे जानते हो, यानी ते हो, ये ते हो शब्द है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान है, यानी यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब देखो पहचान कौन से टेंस की क्या पहचान है मैं आगे बता दूंगा, लेकिन मैं आपको अभी पहले बता दूं कि हिंदी के वाक्यों के अंत में आए हुए शब्दांश के आधार पर यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और शब्दांश कौन से होंगे? प्रत्येक टेंस के अलग अलग शब्दांश होते हैं। जैसे ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ता था, ती थी, ते थे, पास्ट इंडेफिनेट है। गा, गे, गी, ये फ्यूचर इंडेफिनेट है। यानी इनके आधार पर लास्ट में जो शब्दांश आते हैं उनके आधार पर ही हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट। जबकि सिंपल सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट पहले लिख दिया था, जबकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे। जबकि सिंपल सेंटेंस में पहले हमने सब्जेक्ट लगाया था उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया था। जबकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा क्या, मैन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उस सब के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब है WH वर्ड। WH वर्ड को देखो एक क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड बोलते, ये भी किसके ऊपर निर्भर करता है? पूरी तरह से हिंदी के वाक्यों के ऊपर निर्भर करता है। अब हिंदी के वाक्यों में क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस के बीच में अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो अंग्रेजी बनाते समय, इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय जो बीच में आया हुआ जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। जैसे तुम यहां पर क्यों आए हो, तुम यहां पर क्यों आए हो, तो ये क्यों शब्द वाक्य के बीच में आए तो उस क्यों शब्द की अंग्रेजी हम यहां पर पहले लिख देंगे। क्या लिखेंगे? वाई ही, यानी शुरुआत किससे होगी? WH वर्ड से, या फिर इसको अपन बोल देते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होगी। जैसे तुम यहां पर क्या कर रहे हो, तो क्या की अंग्रेजी यहां पहले लिख देंगे व्हाट। इसमें नहीं लिखेंगे क्या तुम मुझे जानते हो तो कहीं अपन पहले व्हाट लिख दें ना, ऐसा नहीं है। यहां पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस के पहले अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है ना तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहले सिर्फ क्या ही आता है और कुछ नहीं आता, पहले क्या ही आता है, बीच में तो कुछ भी आ सकता है। तो अगर सेंटेंस के बीच में, हिंदी के वाक्यों के बीच में अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है हिंदी में तो उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी यहां पर सबसे पहले लिखी जाएगी। उसके बाद में लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब जो कि टेंस के ऊपर निर्भर करता है, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी मैन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा क्वेश्चन वर्ड। इस प्रकार ये सेंटेंस बनता है। अब है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य किसे बोलते हैं? जिस वाक्य में नहीं या नॉट का प्रयोग हो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। जैसे हिंदी में तुम, वह कल नहीं गया, वह कल नहीं गया, वह कल पढ़ने के लिए नहीं आया। तो यानी हिंदी के वाक्यों में अगर नहीं हो या इंग्लिश में नॉट हो तो बस ये देखते हैं आखिर नॉट का प्रयोग करते क्या है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, फिर नॉट का प्रयोग होगा, फिर मैन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा।
यानी कहने का मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब पूरी तरह से टेंस के ऊपर निर्भर करिए। और कैसे पता चलेगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, मैंने आपको बताया था अभी, वो पता चलेगा हिंदी के वाक्यों के अंत में आए हुए शब्दों के आधार पर। हिंदी के वाक्यों के अंत में कौन से शब्द आ रहे हैं उस हिसाब से हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से शब्द आएंगे तो आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। फिर एक सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये दोनों मिक्स सेंटेंस बनते हैं। मिक्स सेंटेंस का मतलब है कि उसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नेगेटिव भी होता है। कैसे कि कल तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए, कल तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए, तो प्रश्न भी पूछ लिया क्यों, और नेगेटिव भी हो गया नहीं। तो जब इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो ये जो सब्जेक्ट है ना, दोनों में सब्जेक्ट, इसके बाद में नोट का प्रयोग होगा। यानी हेल्पिंग वर्ब वाले में भी सब्जेक्ट के बाद नोट और क्वेश्चन वर्ड वाले में भी सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग होगा। बाकी में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग होगा। तो अपन अब टेंस वाइज एक बार टेंस वाइज हेल्पिंग वर्ब के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो सब देखो, आपको पता है कि सबसे पहले टेंस कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। कि टेंस एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल बोलते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल बोलते हैं। अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस कोई भी कार्य अगर वर्तमान समय में चल रहा है, शुरू हुआ उसका समय नहीं, पहले शुरू हो गया था लेकिन वर्तमान में भी चल रहा है, एंड होने का पता नहीं, उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। यानी अनिश्चित उसका समय कब स्टार्ट हुआ वो कहीं नहीं दिया हुआ था, लेकिन वर्तमान में अगर वो कार्य चल रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। पास्ट टेंस कि भूतकाल में, यानी कि आज अब से पहले कार्य शुरू हुआ था और वहीं पर ही और पहले ही खत्म हो गया, उसको बोलेंगे अपन पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस का मतलब है कोई भी कार्य अभी आगे शुरू होगा, उसको अपन फ्यूचर टेंस बोलते हैं। और प्रत्येक टेंस के चार चार पार्ट बना रखे हैं। प्रेजेंट टेंस के भी चार हैं, पास्ट टेंस के भी चार हैं और फ्यूचर टेंस के भी चार हैं। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि चारों के पार्ट क्या हैं। पहला है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर है परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। फिर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कहने का मतलब है कि सभी के चार पार्ट यही हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी प्रत्येक टेंस के यही चार पार्ट हैं, इनको अपन टाइमली अभी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। इनकी वर्ब की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आएगी, इसको आप बिल्कुल आराम से नोटबुक सामने रखो और एक एक चीज लिख देना। जैसे मैं लिख देता हूं वीडियो को रोक देना, फिर आप लिख लो। जैसे मैं लिखता हूं वीडियो को रोक लेना, फिर उसके बाद मैं लिखता हूं नेक्स्ट लिखता हूं, आप उस टाइम पर वीडियो को रोक देना। मैं नॉन स्टॉप लिखता जाऊंगा लेकिन आप क्या करोगे, वीडियो को रोक रोक के देखते जाना, तब आपकी समझ में आएगा। देखो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस लिख दिया। दूसरा है पास्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के चार चार पार्ट बना रखे हैं। जैसे पहले का इंडेफिनेट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा और लास्ट क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
इस प्रकार ये कुल 12 खाने बन गए। एक टेंस के 4 पार्ट हैं तो 3 के कितने हो जाएंगे? 12 है। 1 2 3 4 यानी हो गए टोटल 12 है, आप काउंट कर लेना। अब देखो सबसे पहले ये जो कॉलम बना है वो कौन से टेंस का बना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये कॉलम किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। ये कॉलम किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट का। इसी प्रकार सभी के कॉलम अलग अलग बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डू या फिर डज। और डू या डज की विशेषता मैं बता देता हूं। डू या डज जो हेल्पिंग और प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही यूज की जाती है। बाकी सिंपल सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता। इस चीज का थोड़ा ध्यान रख लेना। और इसमें वर्ब की फॉर्म आती है वो फर्स्ट आती है, साथ ही विशेष परिस्थितियों में एस या ईएस का प्रयोग भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाता है। और वो विशेष परिस्थिति कौन सी होती है? वो विशेष परिस्थिति होती है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। और थर्ड पर्सन कौन सा होता है? ही, सी या फिर कोई नाम। उनमें तो दे भी होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिंगुलर की कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा होता है? ही, सी या फिर कोई नाम। इनके साथ ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा, बाकी के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्यान रहे जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है तब चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही क्यों ना हो एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। यानी जब सेंटेंस में डू डज आ जाता है तो एस या ईएस नहीं आएगा। और जब डू डज नहीं आए और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो एस या ईएस का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं डिड की, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। और जैसा कि आपको पता है ये डिड भी इसकी तरह ही नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही यूज की जाती है। और ये भी नेगेटिव या इंटरोगेटिव में ही यूज की जाती है। ये भी नेगेटिव या इंटरोगेटिव में ही यूज किया जाता है। सिंपल सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता। और वर्ब की फॉर्म इसमें फर्स्ट भी आती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आती है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को एक्सप्लेन मैं कर देता हूं एक बार फिर से कि जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो डिड का प्रयोग होगा। जब डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब डिड आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से सेंटेंस में आएगी? सिंपल में। यानी कहने का मतलब होगा कि डिड की और वर्ब की सेकंड फॉर्म के आपस में नहीं बनती। इतना सा अपने दिमाग में रख लेना कि डिड के और वर्ब की सेकंड फॉर्म के आपस में नहीं बनती। अगर डिड आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो डिड नहीं आएगा, क्योंकि दोनों आते हैं अलग अलग सेंटेंस में। क्योंकि डिड का प्रयोग होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। डिड का प्रयोग होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, जब डिड का प्रयोग होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी दोनों रियल बहन भाई हैं। कौन? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड। यानी ये दोनों आपस में आएंगे, ये दोनों आपस में नहीं आएंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर इंडेफिनिट की शैल और विल। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें कोई वो चक्कर नहीं है कि साहब नेगेटिव इंटरोगेटिव वाला कोई चक्कर नहीं है। चाहे सिंपल हो, चाहे इंटरोगेटिव, चाहे नेगेटिव हो, शैल विल का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब मैं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को और फ्यूचर इंडेफिनिट को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। डू डज का प्रयोग कब होता है? जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है तो ही डू डज का प्रयोग होता है। सिंपल सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता। सिंपल सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विशेष परिस्थिति में एस या ईएस का प्रयोग होगा। पहली परिस्थिति सब्जेक्ट सेंटेंस सिंपल होना चाहिए। दूसरी परिस्थिति कि सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए तो ही ऐसे ये इसका प्रयोग होगा। अब इनकी पहचान, हिंदी की पहचान देख लेते हैं। हिंदी की पहचान है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्दांश आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। जैसे वह खाना खाता है, वो खेलने के लिए जाता है, वो पढ़ने के लिए आता है। ठीक है, मैं रोजाना अंग्रेजी पढ़ाता हूं। यानी हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्दांश आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। फिर आ गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में
ताथा, तिथि, तेथे या फिर या, ये, यी आदि शब्दांश आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। जैसे वह खाना खाता था, वह सुबह उठता था, वह पहले खेलता था, मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, यानी ताथा, तिथि, तेथे वो है पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो दूसरी पहचान है या, ये, यी। वह पढ़ाकर गया, वह पढ़ाने के लिए आ गया, वह मतलब खेलने के लिए गया, वो बस चला कर ले गया। कहने का मतलब ये है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में या, ये, यी या फिर ताथा, तिथि, तेथे आदि शब्दांश आते हैं, वो हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर फ्यूचर हिंदी के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्दांश आते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो सेल का प्रयोग कहाँ होता है? सेल का प्रयोग आई और आई के साथ तथा वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग होता है, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होता है। फिर आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग होती है इज, एम और आर। साथ ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखो इज का प्रयोग हिंदी के, इसकी पहचान बता देता हूँ। हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दांश आते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहलाता है। जैसे वो खेलने के लिए जा रहा है, वो पढ़ाने के लिए आ रहा है, यानी हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दांश आते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ही यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल तथा वी के साथ और यू के साथ आर का प्रयोग होता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन में क्या आ गया? वी, सेकंड पर्सन में क्या आ गया? यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का। और एम का प्रयोग सिर्फ एक के साथ होता है और वो होता है आई के साथ। और इज का प्रयोग हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ध्यान रखना कॉन्टिन्यूस जितने भी हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर। वॉज का प्रयोग किसके साथ होता है? देखो वॉज का प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मीन्स ही, सी या फिर कोई नेम के साथ वॉज का प्रयोग होता है। बाकी सब के साथ वर का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। अब पहचान हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दांश आते हैं। जैसे वो कह रहा था, वह आ रहा था, ठीक है। तो जिनके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दांश आते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। फिर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी और विल बी। साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। देखो पहचान हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्दांश आते हैं। वो खा रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो आ रहा होगा, यानी रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्दांश आते हैं। वो क्या कौन सा टेंस की पहचान है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। साथ ही सेल और विल का प्रयोग जैसा कि मैंने इसमें बताया था वो का वो सेल और विल का प्रयोग इसमें होगा कि उनके साथ सेल का होगा, उन्हीं के साथ विल का होगा। आते परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या फिर हैव। साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब आप ये देख लो हैज का प्रयोग हिंदी, इसकी पहचान हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्दांश आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। चुका है का मतलब देखो हिंदी में वो आ चुका है, वो खाना खा चुका है, वो पढ़ चुका है, वो वहां पर जा चुका है, यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्दांश आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब देखो हैज का प्रयोग किसके साथ होता है? हैज का प्रयोग देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होता है। किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होता है, बाकी सब के साथ हैव का प्रयोग होता है। फिर है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो हिंदी के वाक्यों की पहचान बता देता हूँ। हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्दांश आते हैं तो वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। और देखो हेड का प्रयोग सभी के साथ होता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, चाहे कोई सेंटेंस हो, सबके साथ हेड का प्रयोग होता है।
साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की इसी में देखो आगे जोड़ते जाएंगे, शैल हैव और विल हैव, साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। शैल और विल वाले नियम यथावत रहेंगे। जो शैल और विल का प्रयोग यहाँ होता है वो का वो शैल और विल का प्रयोग यहाँ होता है। आप समय बचाएंगे। वो आप अगर आप भूल गए हो तो पहले आपने जो लिखा है मैं आपको ये फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको आप अपने नोटबुक के अंदर वीडियो को रोक रोक कर लिखते जाओ। फिर उसके बाद में आप देखते जाओ। आगे देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन, साथ ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। देखो मैं आपको बता दूं, कॉन्टिन्यूअस जहां पर है, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे सिंपल कॉन्टिन्यूअस हो, इसमें सब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। अब देखो हैज हैव वाले नियम यथावत रहेंगे। जो यहाँ पर परफेक्ट में हैज हैव के नियम थे वो कि वो यहाँ पर होंगे। बस इसमें थोड़ा सा एक और चेंज है। चेंज क्या है? अक्सर जोड़ा गया है, एक तो फॉर का प्रयोग और एक सिंस का प्रयोग। देखो फॉर और सिंस का मतलब होता है, सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होगा। देखो एक एग्जांपल मैं दे देता हूं कि वह सुबह से खा रहा होगा, वह सुबह से खा रहा होगा। अब सुबह से खा रहा होगा तो कहने का मतलब है फॉर का प्रयोग। लेकिन मैं बोलूं सुबह 8 बजे से खा रहा होगा तो वो हो गया सिंस का प्रयोग। यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम से अगर कोई चीज है तो वहां पर सिंस का प्रयोग होगा, और टाइम फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, तो उसके में फॉर का प्रयोग होगा। कि वो 6 महीने से पढ़ रहा होगा तो 6 महीने कोई फिक्स नहीं हुआ, ठीक है, तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग कर देंगे। लेकिन अपन ये बोलेंगे कि वो 15 अगस्त से पढ़ रहा है तो हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग कर देंगे। अब आगे देखो पास्ट टेंस। ये जो सिंस और फॉर है ना, प्रत्येक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, सभी में सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। उसके बाद में देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, और हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। देखो हेड वाले नियम ही हैड बीन के साथ लगेंगे। किसके साथ? ये तो एक ही है तो सभी के साथ लगेगा। फिर है शैल हैव, shall have been, will have been, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब ये नहीं रहता रही थी, ये शब्द जो इनके हैं वो कि वो ही इसमें आएंगे। बस बात ये है कि इसमें टाइम का प्रयोग होता है, वो है सिंस और फॉर। बाकी दोनों सेम ही है, बस इसमें टाइम का प्रयोग होता है, इसमें टाइम का प्रयोग नहीं होता। अब बात करते हैं, एक बार और ट्रिकली देख लेते हैं कि कौन से टेंस की फॉर्म फर्स्ट आती है, कौन सी सेकंड आती है, कौन सी थर्ड आती है। देखो सीधी सी बात है, परफेक्ट जितने भी हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, जितने भी परफेक्ट हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाकी कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। यानी परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, उनमें ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाकी कहीं भी थर्ड फॉर्म नहीं है। फिर आती है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किसी भी टेंस में नहीं है। सेकंड फॉर्म सुन लो, सेकंड फॉर्म किसी भी टेंस में नहीं है सिवाय एक के, और वो कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, बाकी कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती। अब बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म की। अब जो बचा हुआ है उस सभी में फर्स्ट फॉर्म होती है। देखो ये भी फर्स्ट फॉर्म का है, ये भी फर्स्ट फॉर्म का है और ये भी फर्स्ट फॉर्म का है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब देखो आप सभी से विशेष निवेदन यही है कि जो ये मैंने लिखा है उसको आप वीडियो को रोक रोक कर अपने नोटबुक में उतारो और इनको अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि अपने को पता है अगर किसी छत के ऊपर चढ़ना है, उस छत के ऊपर चढ़ने से पहले अपने को पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रखना पड़ेगा, और तब जाके हम पहली सीढ़ी पर, फिर दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसे करते करते एक टाइम ये आएगा कि हम छत के ऊपर होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो टेंस है वो इंग्लिश की पहली सीढ़ी है। अगर हम पहली सीढ़ी के ऊपर अच्छे से चढ़ गए तो
निश्चित रूप से अपने अंग्रेजी में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, अपने को भी पता है हिंदी में ज़्यादा अक्षर हैं और इंग्लिश में तो मात्र 26 ही हैं। और 26 में देखो कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों आ गए, स्वर और व्यंजन दोनों आ गए, जबकि इंग्लिश में कॉन्सोनेंट अलग है यानी स्वर अलग है, व्यंजन अलग है हिंदी में, तो हिंदी तो डिफिकल्ट पड़ेगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लो इसके अंदर, आप डेफिनेटली हर प्रकार की ग्रामेटिकल प्रॉब्लम अपन दूर कर देंगे। तो ये आप अच्छे से इसको देख लेना और मैं गारंटी लेता हूँ कि ये अगर आपने याद कर लिया तो मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी इंग्लिश का टॉपिक आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्ते वर्ब की फॉर्म याद होनी चाहिए और हेल्पिंग वर्ब। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे।